नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये है शोल्डर जॉइंट रियूमेटिज्म या फिर शोल्डर रियूमेटिज्म के बारे में। तो अगर आपके जान पहचान में, आपके घर में या आपको ही ये शोल्डर जॉइंट का रियूमेटिज्म है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते तक आप इसके बारे में ए से लेकर जेड तक सब कुछ जान जाएंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस एज ग्रुप में होता है और सबसे इम्पोर्टेंटली इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखते आ रहे हैं, खासकर पिछले 5 से 7 सालों के बीच में, क्योंकि 5 से 7 साल के पहले के समय में जो शोल्डर का रियूमेटिज्म होता था, शोल्डर का रियूमेटिज्म मतलब एक प्रकार का शोल्डर जॉइंट के गठिया वाय की हम बात कर रहे हैं। शोल्डर मतलब हमारा कंधा है ना, और रियूमेटिज्म मतलब गठिया वाय मतलब रियूमेटिज्म। तो 5 से 7 साल, आज से 5 से 7 साल पहले ये उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पाया जाता था। ये पाया तो जाता था, पर इसकी जो पाए जाने की फ्रिक्वेंसी थी और इसकी इंटेंसिटी और इसकी जो तकलीफ देने की जो कैपेबिलिटीज थी, ये तब हमने इतनी नहीं देखी थी। पर दोस्तों, पिछले 5 से 7 साल की अगर मैं बात करूं, खासकर पिछले 3 से 4 साल की बात करूं, और हर मंथ हमारे पास जिस तादाद के अंदर शोल्डर जॉइंट रियूमेटिज्म के केसेस आ रहे हैं, तो ये वाकई में मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक बात है कि जिस तरह से ये बीमारी पैर पसार रही है अपने, और जिस तरह से ये लोगों को इफेक्ट कर रही है, तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। कई महीने तो ऐसे होते हैं कि जहां पे रियूमेटिज्म सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, कमर हो गई, घुटने हो गए, तो कई 2-3 महीने ऐसे निकलते हैं कि इसके केस हमारे पास कम आते हैं, बट हमारे पास शोल्डर पेन या फिर शोल्डर जॉइंट रूमेटिज्म के केसेस, इन जो आम रूमेटिज्म के केसेस हैं उससे कई महीनों में ज्यादा हमको उसकी तादाद दिखती है। तो इससे आप भलीभांति समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाने वाली समस्या है, और ये आबादी को किस स्पीड से ये पूरा का पूरा लपेट रही है। अब हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट रूमेटिज्म। अब जैसे कि शोल्डर जॉइंट रूमेटिज्म का मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो सबसे पहली चीज आप समझिए कि इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको शोल्डर के अंदर पेन बताता है। वो पेन ऐसी साधारण पोजीशन में उसको पेन नहीं होगा, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हूं तो देयर विल बी द नो पेन एट ऑल। वो पेन उसको कब होगा कि जब वो शोल्डर जॉइंट को ऊंचा या तो एंटीरियरली हाथ ऊपर करेगा या पोस्टीरियरली हाथ ऊपर करेगा या वो लेटरली हाथ ऊपर करेगा। क्योंकि हम हाथ जब राइज करते हैं, व्हेनेवर वी राइज अवर हैंड, उसके राइज करने की 3 पोजीशन है। जैसे कि मैं आपको लेटरली बताता हूँ, या तो मैं सामने से हाथ ऊंचा करूंगा, या मैं पीछे की तरफ हाथ ऊंचा करूंगा, या फिर मैं लेटरली बाजू से हाथ ऊंचा करूंगा। तो जब भी एक पेशेंट को शोल्डर जॉइंट रियूमेटिज्म की स्टार्टिंग होगी या फिर शोल्डर रियूमेटिज्म की स्टार्टिंग होगी, तो दोस्तों उसको राइजिंग ऑन द आर्म, जब वो अपने हाथ ऊपर करेंगे, चाहे वो एंटीरियर हो, चाहे लेटरल हो, चाहे पोस्टीरियरली हो, जब भी ये व्यक्ति अपने हाथों को रेस करने की कोशिश करेगा, हाथों को ऊंचा करने की, उठाने की, हैंड्स अप करने की कोशिश करेगा, दोस्तों एट दैट पॉइंट ही विल फील द पेन। अब इसका ये हो गया इसका सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन कि भाई ये इट कैन बी रिगार्डेड एज द शोल्डर रियूमेटिज्म। अब इसका एज ग्रुप क्या होता है, ये जनरली क्या ये यंगस्टर्स में होता है, क्या ये युवाओं के अंदर पाया जाता है, या फिर ये मिडिल एज्ड लोगों में ही होता है, या फिर ये सिर्फ सीनियर सिटीजन में होता है। तो दोस्तों, एज फार एज द स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 7-8 सालों में देखा है, ये जो है इट इज स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल्स ऑफ द 50 ईयर्स एंड अबोव दैट। मतलब जो लोग 45-50 साल के हैं, जो पेशेंट आज तक मैंने देखे हैं, तो मोस्ट ऑफ देम, और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो 45-50 से कम के हो और उनको शोल्डर जॉइंट का पेन या रूमेटिज्म हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है कि ये 99% केसेस के अंदर ये पाया जाता है 45 से 50 से ऊपर के लोगों के अंदर, और 45-50 साल के बिलो, खासकर यंगस्टर्स के अंदर इसके होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। देखिए, वो एक अलग बात है कि यंगस्टर्स जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर कोई स्ट्रेन आ जाए, उसकी वजह से शोल्डर को जॉइंट में पेन हो, दैट इज एंटायरली डिफरेंट मैटर। ये यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेचुरली शोल्डर जॉइंट रियूमेटिज्म जो होगा वो लगभग 45-50 साल के ऊपर के लोगों को ही अफेक्ट करेगा और उससे नीचे के लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा।
करेगा। और प्रिसाइसली बात करें तो ये अफेक्ट करेगा लगभग 60 साल 60 ईयर्स के ऊपर के लोगों को। तो ये इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि ये सीनियर सिटीजन्स और 50 ईयर्स के ऊपर के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा रादर देन द मिड एज्ड एंड यंग पीपल। ठीक है, अब इसको सिनोनिम्स हैं कई इसके। अब जैसे शोल्डर रूमेटिज्म, तो मैं बड़ा टेक्निकल आदमी हूं तो उस हिसाब से बोल रहा हूं। इसके कई हम इसके सिनोनिम्स सुनते हैं। इसको शोल्डर जॉइंट रूमेटिज्म बोलते हैं, शोल्डर का रूमेटिज्म बोलते हैं, इसको डेल्टॉइड रूमेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसे जब उठाते हैं तो ये डेल्टॉइड मसल होती है जो हाथ को लेटरल मूवमेंट कराती है, तो इसको डेल्टॉइड रूमेटिज्म भी बोलते हैं और इसको फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रोजन शोल्डर शब्द का यूज कर रहा हूं और आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी गूगल करा होगा, तो जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है उसका डायबिटीज से एक विशेष लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है कि खासकर वो लोग जो 50, 55, 60 के आसपास या उसके ऊपर के हैं और अगर वो डायबिटिक हैं, अगर उनको डायबिटीज है, तो उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा होने के चांसेस हैं। और ये बीमारी का मैनिफेस्टेशन होता है कि शोल्डर में पेन होगा, और वो पेन इतना होता है खासकर ओल्ड एज पीपल को, जो क्रॉनिक केसेस हैं शोल्डर रूमेटिज्म के, कि वो अपने शोल्डर गर्डल या शोल्डर जॉइंट का दोस्तों मूवमेंट तक नहीं कर पाते हैं। ना वो ऐसा सामने की तरफ हाथ उठा सकते हैं, ना वो पीछे, ना वो लेटरली। तो क्योंकि वो पेन इतना है कि वो हाथ ही नहीं उठा पा रहा है, दैट इज वाई, इसी कारण से इसको फ्रोजन शोल्डर नाम दिया गया। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, ठंड से जमा हुआ नहीं, मतलब ठंड से नहीं जमा हाथ। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, जब ठंड लग के कोई चीज जम जाती तो फ्रोजन बोलते हैं। बट यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर का जो मतलब है वो ये है कि ड्यू टू द एक्सेसिव पेन ऑन एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, द पर्सन अफेक्टेड विद द फ्रोजन शोल्डर विल नॉट डेयर टू मूव द शोल्डर जॉइंट। वो कभी भी शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट नहीं करेगा और इसीलिए उसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो देखिए, ये था पूरा ए से लेके जेड तक। इसका हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, इसकी हमने सिम्टम्स देखे कि क्या सिम्टम होते हैं, किस एज ग्रुप में होता है, हमने ये देखा। इसका डायबिटीज और एजेड, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन की एज से क्या रिलेशन है, हमने ये देख लिया। अब दोस्तों आते हैं सीधा ट्रीटमेंट में। एलोपैथी के बारे में चर्चा करके, क्योंकि उसमें कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पेन किलर्स इन लोगों को देते हैं और पेन किलर लेते लेते बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि ये अल्टीमेटली जो थोड़ा बहुत मोबिलिटी रहती है वो मोबिलिटी भी खत्म होकर अल्टीमेटली एलोपैथी के राज में बंदे को बिल्कुल स्पेसिफिकली फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट बनता मैंने 50 बार देखा है। तो कोई बात नहीं करेंगे, अब आएंगे होम्योपैथी में। दोस्तों होम्योपैथी में सीधा इलाज है, सिर्फ 2 मेडिसिन है और ये 2 मेडिसिन 3 से 4 महीने आप लीजिए, इनिशियली 1 महीने लीजिए। मैं ये चैलेंज देता हूं कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। बट अगर आप ऐसे आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने मन से नहीं खानी है, आपको अपने क्षेत्र में जो आपके होम्योपैथिक फिजिशियन है उनकी सलाह के बाद खानी है। और अगर आप एज ए डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपके सामने समक्ष जो केस है फ्रोजन शोल्डर का, उसकी केयरफुल स्टडी को करने के बाद और मटेरिया मेडिका की स्टडी को करने के बाद आप इन मेडिसिन को अपने पेशेंट को भी दे सकते हैं। तो द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द डेल्टॉइड रूमेटिज्म और शोल्डर रूमेटिज्म और फ्रोजन शोल्डर आर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी राइट के शोल्डर में है कि लेफ्ट के शोल्डर में है, ठीक है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेन सामने की तरफ हाथ को उठाने से हो रहा है, लेटरली हाथ उठाने से हो रहा है या पीछे। अनकंडीशनली ये 2 मेडिसिन आप दे दीजिए एंड देयर विल बी द इम्प्रूवमेंट 100%। तो दोज मेडिसिन आर, द फर्स्ट वन इज द सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज द फेरम मेटेलिकम 30, वो भी 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन भर में 3 बार। और दोस्तों इन दोनों मेडिसिन को सेपरेटली अलग अलग शीशियों में शक्कर की गोलियों में ही, शुगर ग्लोब्यूल के फॉर्म में ही लेना है। 4 गोली दिन भर में 3 बार लेना है। कोई लिक्विड नहीं पीना है इसका, कोई डाइल्यूशन खरीद के नहीं पीना है, जबान पे नहीं लेना है, पानी में डाल के नहीं पीना है। इनिशियली द ट्रीटमेंट जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपको 1 महीने दवाएं लेनी है। अगर आपको सब्सटेंशियल रिलीफ मिलता है, जो कि मैं चैलेंज करता हूं कि आपको मिलेगा, तो ट्रीटमेंट को और 2 से 3 महीने कंटिन्यू करिए और इस बीमारी से ताउम्र निजात पा जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का समय निकाल करके वीडियो और चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।